महसूस हो रहा था जैसे उसका शरीर फट। एक बार, 2 बार, 3 बार। अथर्व के दांतन के अंदर की जगह सदमे से तेज गति से लगातार बड़ी होती जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका शरीर फटने वाला हो। लेकिन सच में दांतन एक छोटा संसार था। भले ही यह पूरे ग्रह से बड़ा हो जाए, उस पर कोई शारीरिक परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। अथर्व ने स्थानिक गोली के औषधीय प्रभावों की मदद से अपने दांतन के निरंतर विस्तार को उत्तेजित किया। इस बिंदु पर हर थोड़ी सी वृद्धि सिर्फ लाभकारी हो सकती थी। 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना। अथर्व आश्चर्य और खुशी से अभिभूत था, क्योंकि अभी भी औषधीय प्रभावों की एक बड़ी मात्रा खर्च नहीं हुई थी। तो यह उसके दांतन को किस हद तक फैलाने की अनुमति देगा? लेकिन जब उसने लंबे समय तक सोचा तो यह सिर्फ सामान्य था। यह एक रसायन गोली थी जो यहां तक कि स्वर्ग श्रेणी के शक्तिशाली योद्धाओं को भी प्रभावित करेगी, और अब इसे वास्तव में उसके द्वारा लिया गया था। तत्व संग्रह स्तर का एक निम्न मार्शल कला योद्धा। तो प्रभाव कितने कमाल के होंगे। दुर्भाग्य से अब लोग वास्तव में उस तरह के अनमोल खजाने को नहीं पहचानते जो अंधेरी चंद्रघास थी, और झरना स्तर में भेद पार करने के लिए इसे फिजूल खर्ची से उपयोग करते हैं। क्या बर्बादी। दुर्भाग्य से एक मार्शल कला योद्धा अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार स्थानिक गोली ले सकता था। अगर उसने दूसरी ली तो बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर यह इसलिए न होता तो अथर्व का विश्वास था कि वह और अंधेरी चंद्रघास अपने हाथों में पाने में सक्षम होगा। हालांकि दूसरी ओर अधिकांश लोगों के लिए स्थानिक गोली बहुत मूल्यवान नहीं थी, क्योंकि वे शायद ही कभी उस बिंदु तक युद्ध करेंगे जहां उनकी मूल शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाए। दांतन के अंदर जगह का बढ़ना सिर्फ मार्शल कला योद्धा की लंबे समय तक युद्ध करने की क्षमता में सुधार करता था। प्रत्येक हमले के पीछे शक्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता था, लेकिन प्रतिभाशालियों के एक अल्पसंख्यक के लिए यह एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु थी, क्योंकि वे अक्सर उस बिंदु तक युद्ध करेंगे जहां उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए उनके दांतन के अंदर जगह जितनी बड़ी होगी, वे उतने लंबे समय तक युद्ध जारी रखने में सक्षम होंगे, और कई अवसरों पर यह उनके लिए जीवन रक्षक होगा। अथर्व बेशक और भी प्रसन्न था। उसके पास पंचभूत मूल केंद्रक था, और पहले उसके दांतन के अंदर जगह सचमुच बहुत छोटी थी। उसके उपयोग के लिए मूल शक्ति पूरी तरह बहुत कम थी। 80 गुना, 90 गुना, 100 गुना, और आखिरकार स्थानिक गोली के सभी औषधीय प्रभाव समाप्त हो गए। अथर्व ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। 100 गुना विस्तारित। अगर यह स्थानिक गोली स्वर्ग श्रेणी के शक्तिशाली योद्धा द्वारा निगली जाती तो दांतन के अंदर जगह सिर्फ 1% बढ़ती। हालांकि यहां तक कि यह 1% भी उसके खुद के 100 गुना विस्तार से 100 गुना बड़ा होगा। दोनों के बीच बिल्कुल कोई तुलना नहीं थी। यह इसलिए नहीं था कि स्थानिक गोली पर्याप्त कमाल नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका वर्तमान साधना स्तर सचमुच बहुत कम था। हालांकि भविष्य में उसके साधना स्तर में हर वृद्धि के साथ उसके दांतन के अंदर जगह के विस्तार की डिग्री भी दूसरों से बहुत ऊंची होगी। हालांकि यह धीरे धीरे कम होती जाएगी। उस बिंदु तक जहां जब वह स्वर्ग श्रेणी तक पहुंचेगा तो यह सिर्फ 1% का विस्तार होगा। नतीजतन उसे इतनी जल्दी गोली लेने में कोई नुकसान नहीं था। इसके बजाय जितनी जल्दी वह इसे ले, उतनी जल्दी वह इसका उपयोग कर सके। स्थानिक गोली के लाभ तत्व संग्रह स्तर से लेकर स्वर्ग श्रेणी तक, या भविष्य में यहां तक कि शून्य भेदन स्तर तक रह सकते हैं। वह तुरंत खड़ा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने पंचभूत मिश्र अराजकता कमल को निरंतर आध्यात्मिक क्यूई अवशोषित करने के लिए उत्तेजित किया, जो उसके दांतन के अंदर उसकी खुद की मूल शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी, उसके भंडार बनाते हुए। हालांकि उसके दांतन के अंदर जगह अब अत्यंत बड़ी थी। पंचभूत मिश्र अराजकता कमल बहुत शक्तिशाली था, और पंचभूत स्वर्ग श्रेणी कौशल के साथ मिलकर आध्यात्मिक क्यूई अवशोषित और परिष्कृत करना अत्यधिक तेज गति से किया जाता था। सिर्फ एक रात बीत गई थी, फिर भी वह अपने दांतन के अंदर विशाल जगह को पूरी तरह भरने में सफल रहा था। इसका मतलब यह भी था
कि भविष्य में अगर वह थकावट के बिंदु तक युद्ध करे, तो अगर वह अपनी पुनर्प्राप्ति तेज करने के लिए कोई रसायन गोली न ले, तो उसे अपनी सर्वोत्तम स्थिति में पुनर्प्राप्त करने के लिए कम से कम 1 रात की जरूरत होगी। हालांकि उसने पिछली रात बिल्कुल नहीं सोया था, अथर्व अभी भी बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा था। तत्व संग्रह स्तर तक पहुंचने के बाद साधना सीमित हद तक नींद की जगह ले सकती थी। इसके अलावा वह सिर्फ 1 रात जागा था, इसलिए यह सचमुच कोई बड़ी बात नहीं थी। हनेर, तुम मेघछाया नगर लौटने की योजना कब बना रहे हो? जब वह बाहरी कमरों में खाने आया तो भुवनेश ने उससे पूछा। अथर्व ने एक क्षण विचार किया और बोला, काफी लोग हैं जिन्होंने मुझसे भोजन साझा करने को कहा है और मैं वास्तव में बहाने नहीं बना सकता, तो शायद 1 और 3 या 4 दिनों के बाद। बहुत अच्छा, तो तुम यहां कुछ और दिनों रुको, जबकि मैं पहले लौटता हूं और तुम्हारे लिए एक जश्न भोज तैयार करता हूं। भुवनेश उत्साह से भरे हुए बोले। वे इंतजार नहीं कर सकते थे कि सभी नगरवासियों को पता चले कि अथर्व ने इस महाक्षेत्र प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीता है। ठीक है, अपनी यात्रा में सावधान रहें पिता, अथर्व मुस्कान के साथ बोला। भुवनेश ने सिर हिलाया। उन्होंने अथर्व के बारे में चिंता नहीं की, क्योंकि उनके बेटे की क्षमता पहले ही उनकी खुद से ऊपर थी। इसलिए भले ही वे पीछे रहें, वे वैसे भी अथर्व की रक्षा नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वे अभी भी वंश मुखिया थे और इतने लंबे समय से अनुपस्थित रहने के बाद उन्हें घर वापस मामलों का प्रभार लेने के लिए जल्द से जल्द लौटना था। नाश्ते के बाद भुवनेश मेघछाया नगर लौटने के लिए रवाना हो गए, जबकि अथर्व को अजय और अन्य लोगों द्वारा यहां भोजन का आनंद लेने और वहां मजा करने के लिए खींच लिया गया, क्योंकि इन लोगों ने प्रतियोगिता में उसके लिए उपयुक्त रूप से अपने मैच छोड़ दिए थे। यह एक एहसान था, इसलिए अथर्व स्वाभाविक रूप से कृतज्ञ नहीं हो सकता था। दूसरे दिन अजय ने अथर्व को कुश्ती रिंग में मजा करने के लिए आमंत्रित किया। कुश्ती रिंग में इतना मजा क्या था, अथर्व नहीं समझा, लेकिन अजय के उत्साह का विरोध नहीं कर सका और इसलिए बाद वाले द्वारा वहां खींच लिया गया। यह वह जगह भी थी जहां कुछ दिन पहले महाक्षेत्र प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस क्षण सभी प्रतियोगिता मंच उतार दिए गए थे और इतने चौड़े क्षेत्र में सिर्फ एक युद्ध चल रहा था। 5 कुश्ती योद्धा वर्तमान में 13 राक्षसी पशुओं द्वारा हमले में घिरे हुए थे। युद्ध भयंकर था और दृश्य खूनी था, जबकि देख रहे दर्शक उत्साह की चीखें छोड़ते रहे। वे सब अपनी फांसी का इंतजार कर रहे कैदी हैं। हालांकि यहां के युद्ध अत्यंत खतरनाक हैं। अगर वे लगातार 10 बार जीतने में सफल रहें तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा और उनकी स्वतंत्रता वापस मिल जाएगी, अजय ने समझाया। अथर्व ने सिर हिलाया। अधिकांश साम्राज्यों में इस तरह की प्रणाली होती है। कैदियों को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद वे कुश्ती रिंग में मृत्यु तक युद्ध में प्रवेश करने का चुनाव कर सकते हैं और खुद के लिए जीवित रहने का मौका जीत सकते हैं। बेशक उनमें से अधिकांश अपने युद्धों में मर जाते हैं। जो लोग अपनी खुद की स्वतंत्रता जीतने में सफल रहते हैं, उनकी संख्या 1 हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती है। अच्छा, सभी दर्शकों ने अचानक चिल्लाया, क्योंकि कैदियों में से एक ने गलती की थी और 3 राक्षसी पशुओं ने साथ मिलकर उसकी बाहें फाड़ दी थीं। पीड़ा ने उसे दर्द से लगातार चीखने पर मजबूर किया, लेकिन उसकी चीखें बहुत लंबे समय तक नहीं चलीं, क्योंकि जल्द बाद उसका गला फाड़ दिया गया और उसका मांस भूखे राक्षसी पशुओं के बीच बांट दिया गया। यहां के दर्शक सब इस तरह की मृत्यु और इस तरह के खूनी दृश्यों के लिए आए हैं। ऐसा दृश्य देखकर कोई पागल औरत यहां तक कि अपनी कमीज फाड़ दी और उत्साह में चीखी। उसकी छातियां उजागर और उसकी भावनात्मक ऊंचाई में कांपती हुईं। बच्चे 4 ने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। जाहिर तौर पर उन्होंने ऐसी चीज कई बार अनुभव की थी, इसलिए वे एक दूसरे पर निर्भर रहना जारी रखे और सिर्फ अपने सामने वाले दुश्मनों पर ध्यान केंद्रित किया। यहां जुआ अनुमति है। क्या भाई अथर्व की रुचि है? अजय ने उसकी ओर मुड़कर पूछा। अथर्व ने इनकार में सिर हिलाया।
उसे कभी भी दूसरों के जीवन को मनोरंजन उद्देश्यों के लिए उपयोग करने वाली इस तरह की चीज की पसंद नहीं थी। तो भाई अथर्व को इस तरह के युद्ध पसंद नहीं, ईमानदारी से, मुझे भी नहीं। लेकिन इसके बाद का युद्ध निश्चित रूप से बहुत रोमांचक होगा, अजय ने रहस्यमय ढंग से कहा। झरना स्तर का एक कुलीन जो एक बलात्कारी है, कौन जानता है कि उसके हाथ से कितनी औरतें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। उसके साथ चाहे कुछ भी किया जाए, वह मरा नहीं है। आज यह उसका 1000वां युद्ध होगा, और अगर वह जीते तो उसके लिए 1000 जीतें होंगी। अगर वह फिर जीते तो उसे मुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। शरीर शोधन स्तर का कैदी लगातार 10 बार जीतने के बाद मुक्त किया जाएगा। तत्व संग्रह स्तर के लिए शर्त 100 जीते हैं, जबकि झरना स्तर के लिए शर्त 1000 जीते हैं। अथर्व की आंखों में अनैच्छिक रूप से हत्या के इरादे की एक चिंगारी कौंध गई। उन प्रकार के लोगों में जिन्हें वह सबसे अधिक नफरत करता था, भ्रष्ट लंपट शीर्ष 3 में थे। ऐसे मैल को बिना हिचकिचाहट के सीधे मार दिया जाना चाहिए। उन्हें कोई मौका देने की कोई जरूरत नहीं है। आज कई दर्शक इस भ्रष्ट लंपट को उसकी न्यायपूर्ण सजा मिलते देखने आए हैं, अजय बोले। और इस वजह से हमारे महाक्षेत्र राजा के राजघराने ने यहां तक कि उसके साथ युद्ध करने के लिए एक कुलीन नियुक्त किया है। हम उसे अपनी न्यायपूर्ण सजा से बचने की बिल्कुल अनुमति नहीं देंगे। जब वे बात कर रहे थे, युद्ध अपने निष्कर्ष के करीब पहुंच गया था। 10 से अधिक राक्षसी पशुओं द्वारा घिरे और हमला किए जाने के बाद 7 राक्षसी पशुओं की मृत्यु के बाद 4 कैदी बचे पशुओं द्वारा एक एक करके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, देख रहे दर्शकों को चीखने पर मजबूर करते हुए। सभी, आज हमारे एजेंडे पर चरमोत्कर्ष घटना से पहले हम आप सभी को एक छोटे कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे। एक मेजबान रिंग में प्रवेश किया, अपना हाथ उठाया और रिंग के दोनों तरफ 2 लोहे की बाड़ें उठा दी गईं। दोनों लोहे की बाड़ों के पीछे से एक लोहे का पिंजरा क्रमशः बाहर धकेला गया। एक पिंजरे में एक अत्यंत मजबूत दिखने वाला परिपक्व जंगली भेड़िया था, जबकि दूसरे पिंजरे में वास्तव में एक छोटी लड़की थी जो सबसे अधिक 5 या 6 साल की ही हो सकती थी। अथर्व अचानक खड़ा हो गया। उसके अंदर क्रोध की लपटें फूट पड़ीं। सभी, कुछ दिन पहले मार्शल कला योद्धाओं की एक टीम शिकार पर 7 पवन पर्वतों में प्रवेश की और एक भयंकर बाघ की माद में इस छोटी लड़की को खोजा। सबसे अजीब बात यह थी, यह छोटी लड़की न सिर्फ भयंकर बाघ द्वारा निगल नहीं गई, बल्कि उसके साथ काफी वर्षों तक रह भी रही थी। उसे शिशु के रूप में जंगल में छोड़ दिया गया होना चाहिए और बाघ उसे अपनी मात में ले आया। मेजबान ने छोटी लड़की की पृष्ठभूमि का परिचय दिया, उसकी ओर इशारा करते हुए। वह छोटी दिख सकती है, लेकिन वह असाधारण रूप से मजबूत है। वह बहुत हिंसक भी है, बोलना नहीं जानती और न ही 2 पैरों पर चलना जानती है। उसका व्यवहार हर तरह से जंगली पशु जैसा है। और अब आइए हम सब इस जंगली भेड़िए के साथ युद्ध में उसका प्रदर्शन देखें। सभी दर्शकों ने छोटी लड़की पर अपना ध्यान लगाया। लड़की के सिर पर उलझे बाल थे और उसका पूरा शरीर गंदा था, धूल और मिट्टी से ढका हुआ। कुल मिलाकर उसकी उपस्थिति बहुत फटी पुरानी थी और आकृति बहुत पतली। उस जंगली भेड़िए के खिलाफ तुलना, यह व्यावहारिक रूप से एक शिशु की वयस्क से तुलना करने जैसा था। वह ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कैसे युद्ध करने वाली थी? एकमात्र अंतिम परिणाम बिना दया के मारा जाना होगा। अजय भी अपने पैरों पर खड़े हो गए थे, उनके चेहरे पर नाराजगी का भाव। यह बहुत ज्यादा था। दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए वास्तव में इतने छोटे बच्चे का उपयोग करना। वे पूरी तरह बिना किसी अंतःकरण के थे। क्षु अथर्व कुश्ती रिंग में कूद गया और बोला, इस बच्चे को रिहा करो। अरे अरे अरे, क्या तुम्हें नियम नहीं पता? यह महाक्षेत्र राजा की संपत्ति है। तुम यहां परेशानी पैदा करने की कितनी हिम्मत करते हो? मेजबान पहले स्तब्ध था, इससे पहले कि अत्यंत क्रोधित हो जाए, लेकिन जल्द बाद वह फिर स्तब्ध हो गया और अथर्व की ओर इशारा करते हुए वह चीखा, तुम इस साल की महाक्षेत्र प्रतियोगिता के चैंपियन हो। अथर्व को पहचानने में सफल होने के बाद
उसने बहुत जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की और समझाया, युवा स्वामी अथर्व, यह कुश्ती रिंग का नियम है। जो कुश्ती रिंग में प्रवेश करते हैं वे सिर्फ युद्ध कर सकते हैं। पुरुष या महिला, वृद्ध या युवा के बीच कोई अंतर नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या उसने स्वेच्छा से कुश्ती रिंग के युद्धों में प्रवेश किया है, या उसने क्या अपराध किया है कि उसके पास युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है? अथर्व ने पूछा। यह मेजबान तुरंत शब्दों के लिए खो गया। इस दुनिया में जहां सिर्फ मजबूत का सम्मान किया जाएगा, एक जंगली लड़की बेशक किसी का ध्यान नहीं खींचेगी, तो क्या अगर उसे कुश्ती रिंग में युद्ध के लिए भेजा जाए, कौन परवाह करेगा, कौन ध्यान देगा? अथर्व के इस प्रश्न के साथ मेजबान को कोई अंदाजा नहीं था कि वह कैसे जवाब देने वाला था। उसे मुक्त करो। अजय भी रिंग में कूद गए थे और ठंडे स्वर में मेजबान को आदेश दिया। हां, चौथा राजकुमार। मेजबान ने जल्दी सहमति दी। यह एक आदमी था जो बहुत संभवतः महाक्षेत्र राजा का पद विरासत में ले सकता है। स्वाभाविक रूप से कोई अजय के शब्दों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करेगा। बेशक वह किसी भी कैदी को रिहा करने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही यह चौथे राजकुमार का आदेश हो। हालांकि भले ही उसे रिहा कर दिया जाए, यह जंगली लड़की सबसे अधिक कोई पहचान पत्र नहीं रखेगी और किसी के द्वारा दास के रूप में ली जा सकती है। भले ही उसे रिहा कर दिया जाए, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने पिंजरा खोलने का आदेश दिया और छोटी लड़की तुरंत चीते की तरह बाहर झपटी। वह अत्यंत मजबूत थी और उसके झपटने से प्रभाव वास्तव में शरीर शोधन स्तर के एक कामगार को गिरा दिया। उसने पूरी तरह खुद को एक जंगली पशु मान लिया था। उसका छोटा मुंह खुला, दो जोड़ी भयानक बर्फ जैसी सफेद दांत दिखाते हुए उस आदमी के गले पर काटने का निशाना साधते हुए। यह पूरी तरह एक भयंकर बाघ की हमला शैली थी। शिकार की हवा की आपूर्ति काटने के लिए गले पर काटना। अथर्व ने जल्दी कार्रवाई की। उसने छोटी लड़की की गर्दन पकड़ ली, लेकिन छोटी लड़की ने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के अथर्व पर अपने पंजे मारे। छीला, उसकी आस्तीन फट गई, अथर्व के अग्रबाहु पर एक सफेद निशान छोड़ते हुए। हालांकि उसने पहले ही मृतवृक्ष का शरीर क्षमता सीख ली थी, इसलिए जबकि जंगली लड़की के पंजे तेज थे, वे सिर्फ उसकी बांह पर कुछ सफेद निशान छोड़ने में सफल रहे। जंगली लड़की ने अथर्व पर अपने सफेद दांत दिखाए, मानो वह जाल में फंसा एक भयंकर पशु हो। बहुत चिड़चिड़ी लगती हुई। अथर्व थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था, क्योंकि वह तत्व संग्रह स्तर पर था और अत्यंत शक्तिशाली ताकत रखता था। फिर भी अगर उसने पर्याप्त मजबूती से न पकड़ा होता और पकड़ न रखी होती, तो यह जंगली छोटी लड़की उसकी पकड़ से सफलतापूर्वक छूटने में सफल रही होती। लेकिन यह जंगली छोटी लड़की सिर्फ 5 या 6 साल की थी, इसलिए उसे निश्चित रूप से अभी तक अपना आध्यात्मिक आधार जागृत नहीं करना चाहिए था। फिर कैसे संभव था कि उसके पास इतनी शक्तिशाली ताकत हो? जिज्ञासा से अथर्व ने अपनी चेतना का उपयोग करके उसे स्कैन किया और पाया कि छोटी लड़की के रक्त और मांस में वास्तव में मूल शक्ति थी। अप्रत्याशित रूप से वह सच में एक मार्शल कला योद्धा थी और लगभग शरीर शोधन स्तर की तीसरी परत पर थी। यह कैसे संभव था? एक मार्शल कला योद्धा के अपने आध्यात्मिक आधार जागृत करने के बाद वह एक साधना तकनीक के साथ साधना शुरू कर सकता था, आध्यात्मिक क्यूई अवशोषित करके और इसे मूल शक्ति में परिवर्तित करके अपने खुद के रक्त, मांस और हड्डियों को परिष्कृत करने के लिए। यह शरीर शोधन स्तर था। प्रत्येक मार्शल कला योद्धा एक साधना तकनीक के साथ साधना करता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी मूल शक्ति के परिसंचरण मार्गों के संकेत मार्शल कला योद्धा के शरीर पर पीछे रह जाएंगे, उसके द्वारा अभ्यास की जा रही साधना तकनीक के अनुसार। यही वजह है कि उच्च साधना स्तर वाला मार्शल कला योद्धा अपने परिसंचरण मार्गों के आधार पर अपने प्रतिद्वंद्वी के साधना स्तर की पहचान करने में सक्षम होता है। यही वजह भी थी कि किसी ने नहीं पाया कि इस जंगली छोटी लड़की के पास शरीर शोधन स्तर की तीसरी परत की क्षमता है, क्योंकि कोई संकेत नहीं था कि उसने पहले साधना की हो। अथर्व अलग था।
उसके पास अभी भी स्वर्ग श्रेणी की चेतना का एक टुकड़ा बचा था और इसीलिए लड़की के सार तक देखने में सफल रहा। क्या इस छोटी लड़की के पास वास्तव में एक विशेष संविधान हो सकता है? लेकिन उसने सिर्फ विशेष संविधानों के बारे में सुना था जो मालिक की युद्ध क्षमता में सुधार कर सकते हैं, और कभी नहीं सुना कि कोई विशेष संविधान है जो मालिक की साधना में सहायता करेगा। लेकिन अगर यह छोटी लड़की उन शक्तिशाली जातियों की वंशज नहीं थी तो भयंकर बाघ ने उसे क्यों अपनाया? इसके अलावा उसने बिना किसी तरह की साधना तकनीक अभ्यास किए अपनी खुद की मूल शक्ति बनाई। यह चाहे कैसे भी हो अतार्किक था, और एकमात्र व्याख्या यह थी कि उसके पास किसी तरह का विशेष संविधान है। सच, इस दुनिया में इतने सारे अलग अलग प्रकार के विशेष संविधान हैं, वह उन सबको कैसे समझ सकता था? अथर्व का भाव अपरिवर्तित रहा। वह मुड़ा और अजय से बोला, मैं इस छोटी लड़की को पहले वापस ले जाऊंगा और उसे अच्छी सफाई दूंगा। ये तुम आगामी युद्ध नहीं देखने वाले? अजय ने अजीब तरह से पूछा। झरना स्तर के मार्शल कला योद्धा का युद्ध हर दिन नहीं आता, और तत्व संग्रह स्तर के शिखर पर वालों के लिए इस तरह के युद्ध को देखने से उन्हें झरना स्तर में भेद पार करने के प्रयास में कुछ हद तक मदद मिलेगी। नहीं, अथर्व ने सिर हिलाया। उसके लिए विभिन्न स्तरों की समझ ऐसी चीज थी जिसकी उसे बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। वह जंगली छोटी लड़की को स्वर्ग औषधि भवन वापस ले आया। लड़की अत्यंत हिंसक थी। वह उसे काटने या खरोंचने के मौके खोजने की कोशिश करती रही, इसलिए अथर्व बहुत लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार छोटी लड़की के दांत सचमुच शक्तिशाली थे। अगर काटा जाए तो यहां तक कि उसे भी थोड़ा दर्द महसूस होगा। समझना होगा कि उसने पहले ही मृत वृक्ष का शरीर क्षमता सीख ली है। कोई भी साधारण हमला न सिर्फ उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा, उसे उससे जरा भी दर्द महसूस नहीं होगा। उसने संभवतः एक मूल्यवान खजाना उठा लिया था। अथर्व छोटी लड़की को स्वर्ग औषधि भवन वापस ले आया। आर्या उसके साथ नहीं गई थी क्योंकि वह अंतिम थोड़ी संचय कर रही थी, झरना स्तर में भेद पार करने की तैयारी करते हुए। वह अभी अभी बाहर निकली थी और उसके हाथ से लटकते गंदे छोटे बच्चे को देखकर वह आश्चर्यचकित हुए बिना न रह सकी। अच्छा है कि तुम यहां हो। इस छोटी लड़की को नहलाओ जबकि मैं बाहर जाकर उसके कुछ कपड़े खरीदता हूं। अथर्व ने जंगली छोटी लड़की को उसके पास फेंक दिया। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। यह छोटी लड़की काफी मजबूत है और बहुत तेज दांत हैं। अगर तुम्हें काटा जाए तो तुम निश्चित रूप से खून बहाओगी। आर्या का चेहरा सदमे से भरा हुआ था। वह तत्व संग्रह स्तर की 9वीं परत पर थी और शरीर शोधन स्तर से बहुत आगे निकल चुकी थी, इसलिए उसके शरीर की सभी मांसपेशियां परिष्कृत हो चुकी थीं और अत्यंत कठोर हो गई थीं। सिर्फ तेज हथियारों को ही उसे चोट पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन अब एक छोटी लड़की का काटना वास्तव में उसे भी खून बहाने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन अथर्व निश्चित रूप से बकवास बोलने वाला प्रकार नहीं था, इसलिए उसने फिर भी बहुत सावधानी से जंगली छोटी लड़की को पकड़ लिया। अथर्व बाहर गया और कुछ बच्चों के कपड़े खरीदे। जब तक वह लौटा, जंगली छोटी लड़की पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब साफ पानी से उभरते कमल के फूल जैसी थी, निश्चित रूप से कली में एक सुंदरी। लेकिन छोटी लड़की वर्तमान में पूरी तरह बिस्तर की चादरों में लिपटी हुई थी, रस्सी से बंधी हुई। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे शरीर शोधन स्तर की तीसरी परत की शक्ति तोड़ सके, इसलिए वह बहुत मजाकिया लग रही थी। हालांकि छोटी लड़की की उपस्थिति पूरी तरह बदल गई थी और उसे एक शानदार परिवर्तन दिया गया था। उसकी हिंसकता में बिल्कुल कोई कमी नहीं आई थी। उसका छोटा मुंह अभी भी खुला था। आर्या पर धीमी आवाज में गुर्राते हुए, तुम सच में मजाक नहीं कर रहे थे? इस छोटी लड़की के दांत सचमुच शक्तिशाली हैं। आर्या ने अपनी बाईं बांह उठाई। उसकी हथेली और कोहनी पर पट्टियां लिपटी हुई थीं। जाहिर तौर पर उसे काटा गया था। पहले यहां तक कि अथर्व को भी काटा गया था जब उसने अपनी रक्षा डीली छोड़ दी थी, साबित करते हुए कि यह छोटी लड़की सचमुच चुपके से हमला करने में बहुत अच्छी है। और महत्वपूर्ण बात,
तुम बस विश्वास नहीं करोगे कि उसके दांत कितने भयंकर हैं जब तक तुम इसे अपने खुद के शरीर से अनुभव न करो। यह लड़की निश्चित रूप से कुत्ते के साल में पैदा हुई थी। अथर्व ने सिर हिलाया। वह कुत्ते से बहुत अधिक शक्तिशाली है। वह निश्चित रूप से बाघ के साल में पैदा हुई थी। आर्या ने पहले ही कुछ कठिनाई अनुभव कर ली थी और बची हुई भय के साथ सिर हिलाया। पहली बार जब उसे काटा गया था वह वास्तव में उसकी लापरवाही के कारण था, लेकिन दूसरी बार भी काटा गया, भले ही उसकी रक्षा उठी हुई थी, साबित करते हुए कि यह जंगली छोटी लड़की कितनी डरावनी है। बेशक यह इसलिए भी था क्योंकि उसने जंगली लड़की को नुकसान पहुंचाने का विचार नहीं किया था, वरना चाहे उसके दांत कितने भी तेज हों, आर्या आसानी से एक थप्पड़ से उसे मार डालती। वह कहां से आई? आर्या ने जिज्ञासा से पूछा। वह जंगल में रह रही थी, एक बाघ द्वारा पाली गई। उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता। अथर्व जंगली छोटी लड़की के सामने झुका, उसका हाथ उसे चिढ़ाने के लिए बढ़ाया। छोटी लड़की, तुम्हारा शायद कोई नाम नहीं है, तो मुझे तुम्हें एक देना होगा। हूं। जंगली छोटी लड़की अपना मुंह खोलती और बंद करती रही, उसके दांत शोर से एक साथ क्लिक करते हुए, जैसे वह अथर्व की उंगली के पीछे काटने के लिए पीछा कर रही थी। तुम्हें एक बाघ ने पाला है तो हम तुम्हें व्याघ्री कहेंगे, अथर्व मुस्कान के साथ बोला। फिर आर्या की ओर मुड़ा और पूछा, क्या उसके शरीर पर कोई जन्म चिन्ह जैसी चीज है? उसके साथ हम भविष्य में उसके असली माता पिता खोजने में मदद कर सकेंगे। एक है। आर्या ने सिर हिलाया। उसकी टखने पर एक बहुत अजीब निशान था। हालांकि मैं नहीं बता सकती कि वह उसके साथ पैदा हुई थी या किसी ने उसके जन्म के बाद उसे चिन्हित किया था। अथर्व ने चादरें उठाकर एक नजर डाली और छोटी लड़की के बाएं टखने पर वास्तव में एक निशान था। यह लगभग एक तांबे के सिक्के के आकार का था, बहुत जटिल पैटर्न के साथ। वह सच में नहीं बता सकता था कि पैटर्न का क्या मतलब है। सैद्धांतिक रूप से इतना जटिल चिन्ह उसके जन्म के बाद ब्रांड किया गया होना चाहिए, लेकिन किसी भी ऐसे ब्रांडिंग का बिल्कुल कोई संकेत नहीं था, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके साथ पैदा हुई हो। यह सचमुच बहुत अजीब था। तुम व्याघ्री के लिए क्या योजना बनाते हो? आर्या ने पूछा। उसने पहले ही इस छोटी लड़की के प्रति स्नेह महसूस करना शुरू कर दिया था। यह छोटी लड़की सिर्फ सोचती है कि वह एक जंगली पशु है। अगर तुम पर्याप्त अच्छी योजना न बनाओ तो वह निश्चित रूप से परेशानी में पड़ेगी। अथर्व ने सिर हिलाया और बोला, चलो पहले उसे हमारे साथ रहने दें, तब तक इंतजार करें जब तक वह अपनी मानवीय बुद्धिमत्ता वापस पाले, इससे पहले कि हम अगला कदम तय करें। व्याघ्री ने बिल्कुल नहीं सोचा कि वह एक मानव प्राणी है। वह एक जंगली बिल्ली या बाघ के बच्चे जैसी थी। उन्होंने उसे कुछ कपड़े पहनाए, लेकिन उसने तुरंत कपड़े फाड़ दिए। अगर उन्होंने उसे बांधा नहीं तो वह निश्चित रूप से बंदर से भी अधिक फुर्तीली होती। अथर्व के लिए और भी सिरदर्द वाली बात यह थी कि वह पका मांस नहीं खाती, चाहे ग्रिल किया या उबाला मांस हो। अगर उसे उसके सामने रखा जाए तो वह एक भी निवाला नहीं छुएगी। इसके बजाय उसकी आंखें अथर्व की गर्दन पर टिकी रहेंगी। उसकी आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ। जाहिर तौर पर वह अथर्व को अपना भोज बनाने में ज्यादा खुश होगी। उसकी जंगली प्रकृति हटाने के लिए पहला कदम उसकी खाने की आदतें बदलना था। अथर्व ने छोटी लड़की के सामने ग्रिल किए मांस का एक निवाला लिया, फिर ग्रिल किया मांस उसके सामने वापस रख दिया, फिर पीछे हट गया। व्याघ्री खुद को कोई चाल चलने से रोकती रही, लेकिन आधे दिन के बाद उसका पेट गड़गड़ाया और उसकी आंखें और भी भयंकर हो गईं। फिर भी उसने मांस खाने के लिए कोई चाल नहीं चली जब तक लगभग आधी रात न हो गई और वह आखिरकार और सहन नहीं कर सकी। वह थोड़ी सरकती और आखिरकार मांस लिया और खाना शुरू किया। उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे, इसलिए वह सिर्फ कीड़े की तरह आगे रेंग सकती थी। उसकी भूख भयंकर रूप से बड़ी थी। उसने इतनी बड़ी सूअर की टांग जल्दी खत्म कर दी। छोटी लड़की ने अपने होठों को चाटा जैसे उसने पर्याप्त नहीं खाया हो। उसके चेहरे का भाव बहुत अजीब था, क्योंकि उसने कभी इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया था। दूसरे दिन अथर्व विभिन्न सामाजिक सभाओं में
भाग लेना जारी रखा और चौथे दिन वीर और उसके अन्य पुराने मित्र आखिरकार उससे मिलने का अवसर पाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहोगे। हां, तुम सचमुच प्रभावशाली हो। बहुत कमाल। मैं वीर से ज्यादा ईर्ष्या करता हूं। वह बहुत जल्द दिव्य प्रकाश अकादमी में प्रवेश करने जा रहा है और बड़े भाई अथर्व वहां उसका ध्यान रखेंगे। इसलिए कोई भय नहीं है कि वह एक अपरिचित जगह में सताया जाएगा। अर्जुन और अन्य ने उत्तराधिकार में बात की, जैसे वे उसके प्याले को शराब से भरते रहे, उसके खुद के इशारे का जवाब देने के प्रयासों को अस्वीकार करते हुए। उनकी निम्न स्थिति के कारण वे सिर्फ तब तक इंतजार कर सकते थे जब तक अधिकांश अन्य बिखर न जाएं, इससे पहले कि वे अथर्व से मिलने आने की हिम्मत करें। आज वे स्वाभाविक रूप से अथर्व को नशे में करने के इरादे से आए। हालांकि जब वे लगभग आधा दौर पी चुके थे, चेन ने हिचकिचाहट से भरा चेहरा प्रकट किया। लंबे समय बाद वह आखिरकार बोला, मैंने शायद एक विशाल आपदा पैदा कर दी है। क्या बात है? बाकी सबने पूछा। चेन ने दांत पीसे और बोला, जब हम संतुलन पर्वतों से लौटे, मैंने अपने वंश के एक व्यक्ति के साथ शराब पी। मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली और ऐसा लगता है कि मैंने संयोग से हंग के साथ की घटना के बारे में बात कर दी। क्या? वीर और अन्य चार तुरंत खड़े हो गए। उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। हंग पत्थर भेड़िया द्वार के 7वें बुजुर्ग का पोता था और हाल ही में पत्थर भेड़िया द्वार के लोग सब उसके हत्यारे की खोज कर रहे हैं। अगर जानकारी लीक हो गई तो पत्थर भेड़िया द्वार का वह 7वां बुजुर्ग निश्चित रूप से दौड़कर आएगा। झरना स्तर का शक्तिशाली योद्धा। अथर्व ने इसे ज्यादा दिल पर नहीं लिया। उसके पास भी झरना स्तर के योद्धाओं की सहायता थी और पत्थर भेड़िया द्वार को पता होना चाहिए कि उसके पीछे 3 कृष्ण श्रेणी रसायनविद खड़े हैं। इसलिए वे निश्चित रूप से जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शायद सिर्फ वह 7वां बुजुर्ग संभवतः पागल हमला कर सकता है। आखिरकार उसका मांस और खून का पोता मर गया था, तो यह उसके स्वभाव पर निर्भर करता था। अगर वह उग्र अल्पकालिक स्वभाव वाला प्रकार था तो वास्तव में संभव था कि वह अथर्व की ओर हत्या का आरोप लगाए। तो क्या तुमने कुछ कहा या नहीं? अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा। शिलानगर पत्थर भेड़िया द्वार के अधिकार क्षेत्र के अंदर आता था और 7वें बुजुर्ग के पास अपने पक्ष में न्याय संगत कारण था, अपने पोते का बदला। इसीलिए भले ही वह उनके वंशों का नरसंहार करे, सबसे अधिक महाक्षेत्र राजा उसे मौखिक रूप से डांटेंगे। आखिरकार यह एक दुनिया थी जहां सबसे मजबूत का सम्मान किया जाता था। मुझे सच में याद नहीं, मैंने उस दिन सच में बहुत ज्यादा पी ली थी। चेन दुखी मुंह बनाते हुए बोला। अथर्व ने एक क्षण सोचा, फिर बोला, अगर पत्थर भेड़िया द्वार का वह व्यक्ति सच में तुम्हारे वंशों पर दौड़कर आए तो बस ईमानदार रहो और उसे मुझसे मिलने आने को कहो। नहीं बड़े भाई अथर्व, हम निश्चित रूप से तुम्हें धोखा नहीं देंगे। सही है, हम इतने निष्ठाहीन कैसे हो सकते हैं? अर्जुन और अन्य सब इनकार में सिर हिलाए। लेकिन क्या उनके शब्द सच थे और उनमें से कितने वास्तव में सच्चाई बोल रहे थे? वह पूरी तरह एक और मामला था। अथर्व मुस्कुराया और बोला, कोई नुकसान नहीं, यह वैसे भी सच्चाई है। इसके अलावा मेरे पास खुद की रक्षा करने की क्षमता है, इसलिए मुझे उस 7वें बुजुर्ग का भय नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए मेरी बात सुनो और सच्चाई बताओ। अथर्व को इतनी मजबूती से जोर देते देख अर्जुन और बाकी सिर्फ सहमति में सिर हिला सकते थे, जबकि आशा करते हुए कि चेन की जीभ शराब पीने के बाद नहीं फिसली थी। अगर ऐसा था तो सब ठीक होगा। उनके हृदयों पर इतनी भारी चिंता टोलते हुए वातावरण स्पष्ट रूप से बहुत दमघोंटू हो गया। इसलिए बहुत जल्दी सभा समाप्त हो गई और सब अपने अपने घर लौट गए। जब अथर्व स्वर्ग औषधि भवन लौटा, उसने देखा कि आर्या व्याघ्री को बोलना सिखा रही थी। हालांकि जंगली लड़की अभी भी बहुत हिंसक थी। उसने आर्या के प्रयासों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपने दांत दिखाती और गुर्राती रही।
बहुत हद तक एक छोटे बाघ जैसी लगती हुई। अथर्व जोर से हंसा और बोला, तुम्हें उसकी कमजोरी का लाभ उठाना होगा। क्या छोटी लड़की खाना पसंद नहीं करती? तो तुम बस भोजन को इनाम के रूप में उपयोग कर सकती हो। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करे तो उसे दे दो, जिससे वह धीरे धीरे तुम्हारा पालन करना सीखे। आर्या ने उस पर आंखें घुमाईं और नाराजगी से बोली, तुम सच में सोचते हो कि यह बिल्ली के बच्चे या पिल्ले को पालने जैसा है? यह लड़की किसी भी बिल्ली के बच्चे या पिल्ले से बहुत अधिक भयंकर है। अथर्व ने अपनी जीभ क्लिक करते हुए कहा। उसने व्याघ्री के सिर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और लड़की ने तुरंत उसे काटने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से वह समय पर अपना हाथ वापस खींचने में सफल रहा। कौ 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 दरवाजे से खटखटाने की एक श्रृंखला सुनाई दी। अथर्व और आर्या दोनों मुड़े और देखा कि एक रसायनविद का प्रशिक्षु दरवाजे पर खड़ा था, जो बोला, युवा स्वामी अथर्व, बाहर कोई आया है जो दावा करता है कि वह मेघछाया नगर के आर्यवंश से है। वह कहता है कि उसके पास कुछ जरूरी मामला है और तुमसे मिलना चाहता है। ओ, अथर्व बाहर चला। क्या हो सकता था? उसके पिता अब भी अभी लौटे थे, इसलिए तार्किक रूप से कोई बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए, सही है ना? क्या ऐसा हो सकता था? पत्थर भेड़िया द्वार का 7वां बुजुर्ग? उसके हृदय में अलार्म उठा और उसने तुरंत अपनी चाल को दौड़ में तेज कर दिया। यह देखकर आर्या ने व्याघ्री को पीछे छोड़ दिया और जल्दी अनुसरण किया।